ज्योतिष विवेचन या कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं किसी उपाय को जानने के लिए। उपाय क्यों? उपाय इसलिए क्योंकि जीवन में समस्याएं आ रही होती हैं। समस्याएं छोटी या बड़ी कैसी भी हों, यदि आपसे सुलझ नहीं रही, आपके जीवन को लगातार प्रभावित कर रही, तो इनका उपाय किया जाना चाहिए। एक समस्या होती है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। समस्या यह होती है कि जो भी कार्य हाथ में लेते हैं वो सफल नहीं होता, बहुत विलंब से होता है। लगता है कि मैं सक्षम हूं, योग्य हूं, लेकिन न तो उतना सम्मान प्राप्त हो रहा होता है, न तो उतना धन प्राप्त हो रहा होता है। जीवन में ऐसी दशाएं तब आती हैं जब आपके लग्न या लग्नेश बुरे प्रभाव में हो, कमजोर हो, त्रिक भावों में पड़े। ऐसा ही हमने एक अन्य सत्र में विचार किया था। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम इसके उपायों की और विस्तृत और विशद चर्चा कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचन के लिए। पिछले सत्र में हमने यह देखा था कि अवयोग का निर्माण हो जाने पर कैसे होता है अवयोग का निर्माण। यदि लग्नेश त्रिक भावों में से कहीं पड़ जाए तो अवयोग का निर्माण हो जाता है, या यदि ऐसी स्थिति न भी हो, लग्नेश और लग्न अंश बल से कमजोर हो, तब भी मिलती जुलती समस्याएं रहती हैं जिंदगी में। और हमने उनके उपाय पर बहुत विशद चर्चा की कि कैसे करेंगे। अब आप लग्न को तो बल दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि त्रिक भाव में जाके बैठ गया। चलिए दूसरा केस लेते हैं। अंश बल से लग्नेश भी कमजोर है और लग्न भी कमजोर है, और मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे कि आप वृष लग्न के हो जाएं और शुक्र कमजोर है, तो कैसे करेंगे आप ऐसा? खष्टम के भी तो मालिक हैं वही शुक्र, नहीं कर पा रहे हैं आप। तो इस समस्या का आखिर निराकरण कैसे किया जाएगा? तो इस समस्या के निराकरण के लिए हम आपको पुनः उसी बिंदु पर लेकर आते हैं कि आपको कोई एक ऐसा ग्रह खोज कर निकालना पड़ेगा जो आपकी समस्या को सुलझा सके, आपके जीवन को सहारा दे सके। पिछली बार हमने देखा कि भाग्येश या कर्मेश, और कुछ स्थितियों में कोई अन्य ऐसा ग्रह जो स्वयं लग्नेश न हो लेकिन लग्न की कमी को पूरा कर सकता हो, लग्नेश की निर्बलता के प्रभाव को कम कर सकता हो। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक अन्य बात के बारे में बताता हूं। योग कारक ग्रह आपने अवश्य सुना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कहां से सकारात्मक पहलू उजागर हो सकता है, कहां से हमें धन समृद्धि मिल सकती है, कौन सा ग्रह मेरे जीवन के लिए कारक और विशेषकर योग कारक बन सकता है। तो योग कारकों के बारे में एक मत तो यह है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी को हम योग कारक ग्रह कहते हैं। क्यों योग कारक कहते हैं? क्योंकि यह जीवन में सदैव कुछ योग कर देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रह ऐसा हो ही ना जो एक साथ केंद्र या त्रिकोण का स्वामित्व रखता हो, तब तो क्या आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं होगा या नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं इसी चर्चा की गहराई में ले जाकर आपको बताता हूं कि योग कारक असल में क्या होते हैं और कैसे उनका निर्धारण किया जाना चाहिए। तो एक मत तो यह है, लेकिन आप थोड़ा अपने विवेक और अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे लग्न होते हैं जिसमें योग कारक ग्रह नहीं बन रहे होते हैं भाव के हिसाब से। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली।
अब आप देखिए कोई भी ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण का अधिपति नहीं है, तो योग कारक ग्रह तो नहीं हुआ इसमें। फिर तब ऐसी दशाओं में जहां पर भावों के अनुरूप पंचम या केंद्र के लग्न, सुख, भार्या या कर्म स्थान या भाग्य स्थान का स्वामित्व किसी एक ग्रह को न मिल पा रहा हो, तो हम उन ग्रहों को देखते हैं जो केंद्र के या त्रिकोण के स्वामी और एक साथ कुंडली में कहीं पर स्थित हो जाए, तो विशेष स्थिति हो गई ना। मतलब योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में तब भी हो सकते हैं जबकि आपका लग्न मिथुन हो या कोई अन्य लग्न, जैसे कि आप देख सकते हैं स्वयं से लग्न में वह संख्या रखिए और उसके बाद केंद्र और त्रिकोण का अधिपत्य स्थापित कीजिए और देखिए, तो कुछ ऐसे लग्न आपको मिल जाएंगे जिसमें कोई स्वाभाविक योग कारक नहीं बन रहा होगा। तो वैसे लग्नों की कुंडली में योग कारक ग्रहों का प्रादुर्भाव तब हो जाता है जब केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान के स्वामी एक साथ मिलकर युति बनाकर कहीं भी स्थित हो जाए, सोने पे सुहागा अच्छे स्थान में स्थित हो जाए। यही तो विश्लेषण है, यही तो विवेचन है कि स्थिति तो बन रही है कुंडली में, लेकिन वो मुझे सकारात्मक प्रभाव कब देगी। तो मैंने कहा कि इतना सीधा और सरल यह शास्त्र नहीं है, लेकिन सटीक बहुत है अगर इसका विवेचन ढंग से सूक्ष्मता के साथ किया जाए। तो अब हम पुनः उसी बिंदु पर वापस आते हैं कि अब लग्नेश की स्थिति बड़ी खराब है, निर्बल पड़ा हुआ है, नीच राशि में पड़ा हुआ है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, किसी अन्य प्रकार से बलहीन है, तेजहीन है, यात्रिक भावों में पड़ा हुआ है। तो कैसे आप इसका उपाय करेंगे? पिछले सत्र में हमने देखा भाग्येश कर्मेश की बहुत सारी स्थितियां थी, कुछ ऐसी कुंडलियां भी हमने देखी जिसमें कि किसी ग्रह को बल देने की व्यवस्था बन ही नहीं पा रही थी। क्यों? उस ग्रह को किसी एक कारण से आपने बली किया, कुंडली में ही किसी दूसरे स्थान पर उसका ऐसा प्रभाव है कि उसका ही बल आपके गले की फांस बन जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? अब ऐसी दशा में योग कारकों पर निर्भरता बढ़ेगी हमारी, या तो स्वाभाविक रूप से कोई योग कारक उपस्थित हो जातक की कुंडली, या कोई ऐसी योग कारक युति बन रही है, अच्छे स्थान में बन रही है। तो इन योग कारकों को मजबूत कीजिए, की आराधना कीजिए और आप देखेंगे कि जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही सटीक उपाय है। योग कारकों के बारे में आपको एक और बात बताता हूं। यदि योग कारक ग्रह कुंडली में है या योग कारक युति बन रही है, तो निश्चित तौर पे इन ग्रहों के बल को बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। योग कारक ग्रह सदैव धनात्मक प्रभाव ही देते हैं। बहुत क्षीण होंगे तब भी कम देंगे, लेकिन छीनेंगे नहीं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। योग कारक ग्रहों का होना कुंडली को अच्छा कहने के लिए एक बहुत प्रमुख युक्ति है। यदि आप कुंडली में देख पा रहे हैं कि योग कारक ग्रह है या योग कारक युति है, तो उस कुंडली को अच्छा कहिए। सौभाग्यवान व्यक्ति की कुंडली है तो योग कारक। अब आइए हम एक बार के लिए लग्नों के अनुरूप योग कारकों को देख ही लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तो आपके त्रिकोणों के स्वामी कौन हुए? सूर्य और गुरु। अगर आप योग कारक ग्रह के तौर पे किसी को देखने के लिए जाएंगे तो आप देखिए कि 5 अर्थात त्रिकोण स्थान का अंक जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो उनके पास एक ही स्वामित्व है, सिर्फ सिंह राशि का ही। तो कोई चांस ही नहीं है कि केंद्रों में से कोई और स्वामित्व उनको मिल पाएगा, तो ये योग कारक नहीं हो सकते। गुरु 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थानों में आए तो गुरु की दूसरी राशि यहां नहीं आई, व्यय भाव के स्वामी हो गए, ये भी योग कारक नहीं है।
1 4 7 10 1 अर्थात मंगल इनकी दूसरी राशि त्रिकोणों में नहीं जा रही, तो ये भी योग कारक नहीं है। लग्नेश है, कारक है, लेकिन योग कारक नहीं है। सुख स्थान के स्वामी के पास दूसरा स्वामित्व नहीं है, चंद्रमा है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ये भी योग कारक नहीं हो सकते। 7 नंबर लिखा है सप्तम भाव में, लेकिन द्वितीय स्थान के स्वामी हो जा रहे हैं, जो कि मारक स्थान है, अर्थात पंचम और नवम के स्वामी नहीं हो रहे हैं, तो ये भी योग कारक नहीं है। और 10 स्थान के स्वामी शनि, लेकिन उनको स्वामित्व और प्राप्त है एक एकादश स्थान का। एकादश स्थान तो बहुत शुभ स्थानों में नहीं गिना जाता है, और पंच त्रिकोण तो है नहीं, तो शनि को भी योग कारकत्व नहीं प्राप्त हुआ इस कुंडली में। वृष लग्न की कुंडली के बारे में सोचिए। वृष लग्न की कुंडली में 2 5 8 और 11 केंद्र स्थान बन जाएंगे। 6 नंबर जो कि पंचम स्थान में बनेगा, और 10 नंबर जो कि नवम स्थान में बनेगा। ठीक है। तो शनि इसमें योग कारक हो गए। क्यों? क्योंकि 11 नंबर दशम भाव में बच जाएगा, तो एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व शनि को प्राप्त हो गया, तो योग कारक बन गए इस कुंडली के लिए। लेकिन अन्य किसी ग्रह की तरफ आप देखेंगे तो वो योग कारक नहीं बन पाएंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में देखिए, पुनः आप देखेंगे कि 3 6 9 और 12 बुध और बृहस्पति केंद्र स्थानों के स्वामी हैं, दोनों स्थान इनके केंद्र में पड़ रहे हैं, त्रिकोण में कोई नहीं पड़ रहा, तो ये योग कारक नहीं है। और केंद्र के स्थान इन दोनों के पास चले गए, इनके पास पंचम नहीं है, तो कोई योग कारक ग्रह सीधे तौर पे नहीं बना। कर्क लग्न की कुंडली को देखिए, 4 7 10 और 1 8 नंबर पंचम स्थान के स्वामी और दशम स्थान 1 यह भी इनका, तो मंगल हो गए इसमें योग कारक। और गुरु नवम स्थान के स्वामी है, लेकिन उनकी दूसरी राशि तो केंद्र में है नहीं, तो ये योग कारक नहीं है। सिंह लग्न की कुंडली को देखिए, 5 8 11 और वृष दशम भाव पड़ते हैं। तो यदि आप इस कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लग्नेश के पास एक स्वामित्व है, 8 के स्वामी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए, और वही त्रिकोण के भी स्वामी है ना, नवम भाव के स्वामी। तो योग कारक हो गए इसके लिए। अब आप देखिए इसमें पंचम भाव, गुरु हो गए इस स्थान के स्वामी, लेकिन इसके साथ वो अष्टम स्थान के भी स्वामी हो गए, नहीं मिला उनको योग कारक। कन्या लग्न की कुंडली को देखिए, पुनः कन्या लग्न की कुंडली में बुध और बृहस्पति चारों केंद्रों के स्वामी हो जाएंगे, और कोई केंद्र स्थान का स्वामित्व तो इनको नहीं मिल पाए, तो कोई स्वाभाविक योग कारक नहीं है। तुला लग्न की कुंडली को देखिए, ये पुनः वही 1 4 7 10 की कुंडली है। 10 और 11 शनि को मिलेगा इसमें योग कारकत्व, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे तो शुक्र जो कि लग्नेश हैं, उनको योग कारकत्व नहीं मिल पाएगा। कर्क इनके पास एक ही स्वामित्व होता है, उनको योग कारकत्व नहीं मिल पाएगा। और मंगल को भी योग कारकत्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके पास एक केंद्र स्थान तो है, लेकिन कोई त्रिकोण स्थान नहीं। वृश्चिक लग्न की कुंडली को देखिए, पंचम स्थान के स्वामी गुरु हो जाता है, लेकिन उसके साथ वो केंद्र स्थान के स्वामी नहीं होते। दूसरे त्रिकोण के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई आधिपत्य नहीं हो सकता, तो वो भी योग कारक नहीं है। धनु लग्न की कुंडली को देखिए, ये फिर वही 3 6 9 12 की कुंडली। बुध और बृहस्पति के पास सभी केंद्र स्थान आ गए, तो योग कारकत्व का प्रश्न ही
नहीं रहा। मकर लग्न की कुंडली को देखिए। मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश जो कि एक केंद्र स्थान के स्वामी है, उनके पास द्वितीय स्थान का स्वामित्व हो जा रहा है। मंगल के पास सुख स्थान है, लेकिन उनके पास कोई त्रिकोण स्थान नहीं है। चंद्रमा के पास दूसरा आधिपत्य हो नहीं सकता, तो कोई योग कारकत्व नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली को देखिए। ये वही 2, 5, 8, 11 वाली कुंडली है। इसमें लग्नेश के पास व्यय स्थान भी है। केंद्र के स्वामियों में सूर्य हैं और शुक्र हैं और मंगल है। यहां पर भी आप देखिए। और मीन लग्न की कुंडली में पुनः हम वही बात देख सकते हैं कि बुध और बृहस्पति के पास सभी केंद्र स्थान चले गए, कोई योग कारकत्व नहीं बन पाया। तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला योग कारकत्व यदि कुंडली में न भी मिलता तब भी योग कारकों के निर्धारण के लिए कुंडली का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया जाना चाहिए, जिससे कि हम यह देख सकें कि किसी प्रकार से लग्न को कमजोर करने वाला या लग्न के कमजोर होने की वजह से बनने वाला योग यदि है तो एक ऐसा ग्रह निर्धारित किया जा सके जिसको बल प्रदान करने से जीवन की दशा में सुधार लाया जा सके। तो आज की यह चर्चा योग कारकों के द्वारा किए जाने वाले उपाय के लिए थी और इसकी हमने चर्चा की। आज के अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, यदि यह उपयोगी लगा तो इसे अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।